अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ ने मीसाक़ मईशत की बात करते हुए अपोजिशन को मीसाक़ मुफ़ाहिमत की दावत दी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी मीसाक़ मुफ़ाहिमत के ऐलान का खैर मकदम किया है। किसी नौ मुंतखब वज़ीर आज़म की जानिब से अपोजिशन को मुफ़ाहिमत की दावत देना कोई अनोखी बात नहीं है, मगर पाकिस्तानी सियासत गुज़िश्ता कुछ अरसे से शदीद इंतहाओं में घिर चुकी है। ऐसे में वज़ीर आज़म की तरफ से मुफ़ाहिमत की बात करना खुशगवार हवा का झोंका ही है। दूसरी तरफ PTI ने इमरान खान समेत दीगर सियासी रहनुमाओं और असीर सहाफ़ियों की रिहाई के लिए करारदाद पार्लियामेंट हाउस में जमा करा दी है। करारदाद साबिक स्पीकर असद कैसर ने दीगर रहनुमाओं के हमराह जमा करवाई। करारदाद में इमरान खान और असीर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात ख़त्म करके फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सियासी बुनियादों पर कायम किए गए मुकदमात की कोई हैसियत नहीं है। असद कैसर ने मुतालबा किया कि 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि इमरान खान मुफ़ाहिमत चाहते हैं, मगर वो वोट चोरों के साथ मुफ़ाहिमत नहीं करेंगे। इसी तरह फवाद चौधरी ने भी अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो मुफ़ाहिमत वाली बात की वो अच्छी है, लेकिन सियासी कारकुनों को रिहा करें तो फिर मुफ़ाहिमत की बात करें। हज़ारों लोग जेलों में हों तो ये बात बड़ी मुनाफ़िक़त लगती है। कौमी असम्बली में PTI के लीडर्स खास तौर पर गौहर खान और उमर अयूब तो सिरे से ही इंतखाबी नताइज और इसके नतीजे में वजूद में आने वाली हुकूमत को भी मानने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि चेयरमैन PTI ने इतवार को बड़े एहतजाज की कॉल दी है। PTI के रहनुमा इमरान खान के इस मौक़िफ़ को भी बार बार पेश कर रहे हैं कि इमरान खान मुफ़ाहिमत और बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मगर नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई बात नहीं होगी। मुफ़ाहिमत और मुज़ाकरात को लेकर PTI के मौक़िफ़ में इबहाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर PTI हुकूमती इत्तेहादी जमातों से बातचीत करना ही नहीं चाहती तो फिर किससे बात करना चाहती है? हुकूमत से बातचीत ना करने का ऐलान और इसके साथ साथ एहतजाज की कॉल्स देना PTI सियासत से हासिल क्या करना चाहती है? बल्कि इससे बड़ा और अहम सवाल ये भी है कि PTI को इस सियासत से क्या कुछ हासिल वसूल भी होगा या नहीं। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और अबसार आलम। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, मुफ़ाहिमत के लिए तैयार, ये तैयार, हुकूमती जमातों से बातचीत नहीं होगी। PTI के लिए मुफ़ाहिमत की तशरीह क्या है, या PTI मुफ़ाहिमत किसे कहती है? हसन निसार साहब। देखिए, एक ज़माने में इमरान का एक फेवरेट शेर था, वो कोट किया करता था अपनी तकरीरों में, मुफ़ाहिमत न सिखा। ये अदीम हाशमी मरहूम का शेर है। मुफ़ाहिमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। बड़ा मशहूर शेर है अदीम का। अच्छा, बात है बहुत सादा सी जो आपको समझ नहीं आई। जी, और आप हमें भी कंफ्यूज कर रही हैं, खुद भी हो रही हैं। देखें, मुफ़ाहिमत होती है बराबर के हरीफ के साथ या अपने से तगड़े के साथ। ये सब तो ढिटाई और शिकस्त खुर्दगी के जीते जागते शाहकार हैं। इलेक्शन के असल नताइज देखने हों तो नवाज किबला नवाज शरीफ के चेहरे पे पढ़ लें। अच्छा, बात है तगड़ों से मुफ़ाहिमत की। आप ना हमें कंफ्यूज करें, ना आप खुद कंफ्यूज। तगड़ों से मुफ़ाहिमत, इनसे क्या करनी? इनको तो लोग नहीं सीरियसली ले रहे। सर, फिर तगड़ों की तशरीह कर दें। व्हाट हैज हैपेंड? अच्छा, मेरा तो ख्याल था कि आप माशाल्लाह यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट। नहीं सर, मैं आपसे सीख रही हूँ। मैंने कहा अगर आप बताएंगे तो तगड़े का मुझे जरा अच्छे से पता लगेगा। आए हाय हाय, सुबहान अल्लाह, क्या कसरे नफसी है, मुझसे सीख रहे हो। फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। अगर आप मुझसे सीखने पे तुले हुए हो तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। तगड़ा कौन है इस मुल्क में? कौन है? एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, तो वो एस्टैब्लिशमेंट से मुफ़ाहिमत चाहते हैं। तो सर फिर एक सवाल है, फिर बहाम मौजूद है। ये जो उन्होंने करारदाद कौमी असम्बली में जाके रखी और जहां कहा है कि अदालतों ने जो सजाएं अदालतों ने दी हैं और वो कह रहे हैं कि ये सियासी असीर है, इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो ये कौमी असम्बली क्यों लेके गए हैं? फिर तो कहीं और इनको करारदाद लेके जानी चाहिए थी, घुटने कहीं और यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, सज्जी दिखा के खब्बी मारना, हर तरफ से एक ही बात। इट बॉइल्स डाउन टू द सेम थिंग जो मैंने कहा है। मेरा कम से कम यही ख्याल है, आपका मुख्तलिफ होगा। इट बॉइल्स डाउन टू द सेम थिंग। इधर से आओ उधर से आओ, मंजिल एक है इनकी। मंजिल क्या है सर? इस्तेमाल करेंगे। मंजिल क्या है?
मंजिल क्या है कि भाई उनको वो क्या कहते थे पिछले दिनों, बड़ा रौला पड़ा हुआ था, लेवल प्लेइंग फील्ड वगैरह, ये वो कि भाई हमारे साथ इंसाफ करो, बेहतरी करो। आप नहीं जानते, ये मैं नहीं जानता। सर इंसाफ किया हसन निसार साहब, अगर 17 से 21 तक इंसाफ होता, ये भी आप जानते हैं, तो फिर यकीनन आज भी इंसाफ ही हो रहा होता। वो एक नारा भी हमारी सियासत में रहा है कि मंजिल नहीं लीडर चाहिए, कुछ इसी किस्म का था शायद, कुछ ऐसा नारा। तो ये कुछ उसी किस्म का नारा तो नहीं है जो इस वक्त ये जो कह रहे हैं जिसको ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? नहीं 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 नहीं, ये बेहुदा सा नारा है। अगर लीडर हो तो मंजिल मिल जाती है, कहने की जरूरत नहीं। यहाँ ना लीडरशिप नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, थ्रू आउट नहीं है तारीख में। ठीक हो गया है, तो मुफाहिमत की तशरीह है, तगड़े से बारगेन। सियासी दुकानदार हैं सारे। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। आपके नज़दीक अफसार साहब, पीटीआई क्या मुफाहिमत और मुज़ाकरात को लेकर इबहाम में है या नहीं है? जैसे हसन साहब कह रहे हैं, एक तरफ अली मोहम्मद खान हमें सॉफ्ट बात करते नजर आते हैं, मुफाहिमत की बात करते हैं, उमर अयूब साहब को हम उधर देखें तो, और असद कैसर साहब को तो हार्ड बात हो रही है, इवन असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी। क्या शऊरी तौर पर लीडर की जानिब से शह दी जा रही है, दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखकर आगे पीछे लड़ाया खिलाया जा रहा है? एक तो पहले देखें, आपने हसन निसार साहब सही कह रहे थे कि आप तो ऐसे एक्ट कर रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, और फिर आपने एक बहुत वाज़ेह इशारा हसन निसार साहब ने दिया, आपने मिस कर दिया। कौन है कह रही थी ना आपके, कौन है वो? जी जी, उन्होंने तो शेर पढ़ दिया, उन्होंने तो कह दिया वो बला है, वो बला है। तो फिर भी आप पूछ रही थी, तो वो जो बला से लड़ना है ना इमरान खान साहब ने, ये सब बातें हैं, और असल कामयाबी इमरान खान साहब की ये है और उनकी पार्टी की कि वो पाकिस्तान के बयानी पे कब्ज़ा है, वो जिधर चाहते हैं इसको ले जाते हैं, मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, वो जिस तरह जहन साजी करना चाहते हैं लोगों की वो कर लेते हैं। मसलन कुछ दिन पहले, इलेक्शन से कुछ दिन पहले, नवाज शरीफ ने एक बात कही कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोग बेवकूफ़ बन गए। उस पर हमने पूरा प्रोग्राम किया है, एक दो अल्फाज पे। और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में एक मेंबर प्रोविंशियल असम्बली, खातून मेंबर प्रोविंशियल असम्बली की बोली लगाई गई एक रात की, सबने देखा। बिल्कुल। और कुछ हमारे यहाँ प्रोग्राम तो छोड़ें, एक लाइन भी नहीं गई, आपने देखी है। और किसी ने, आप सोचें, ये काम पीपल्स पार्टी के किसी मेंबर, मेल मेंबर असम्बली ने किया होता, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी मेल मेंबर असम्बली ने किया होता, हमने सीना को भी कर कर के यहाँ पे, और उसके अलावा अपने चेहरे लाल कर लेने थे टीवी कैमरों के सामने, लेकिन हमने इस पे बात भी नहीं की। और उन्होंने बड़ी सफाई से, जिधर वो चाहते हैं, जॉयस्टिक उनके हाथ में है पीटीआई के, वो बयानिए के जहाज़ का रुख जिधर चाहते हैं मोड़ लेते हैं। आज हम आगे मुफाहिमत 10 दफ़ा हम बात कर चुके हैं, इंतशारी पार्टी है, मुफाहिमत उन्होंने करनी नहीं, इस मुल्क से उनको मोहब्बत है कोई नहीं। मैं ये बात आज सोच रहा था, पाकिस्तान की तारीख में हमें बहुत शौक़ है सियासतदानों को गालियाँ निकालने का, क्योंकि आसान काम है, और जो असल जिम्मेदार हैं इन सारी वोट चोरी के और सब चीज़ों से हम बात नहीं करते। वोट चोरी तो खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है। खैर, बात यह कि मैं सोच रहा था पूरी पाकिस्तान की तारीख का, तमाम सियासतदान, कायद-ए-आज़म से लेके अब इमरान खान तक, सब ने, इमरान खान से पहले जितने हैं, सब ने जितना भी जुल्म हुआ, जितनी ज़्यादतियाँ हुई, बेइंसाफ़ियाँ हुई, सब एक ख़ास हद से आगे नहीं गए, सब ने कुर्बानी दी, सब ने अपनी मूंछ नीचे की, सब ने अपनी अना को तोड़ा, बेइज्जती करवाई, अपनी सियासी जमात से, लोगों से, अवाम से गैर मकबूल हो गए। कभी इस तरह ब्लैकमेल नहीं किया उन लोगों को जो गर्दन गर्दन तक करप्शन और आइन शिकनी में डूबे हुए हैं, कि रियासत को दाव पे लगा दिया। किसी ने IMF को खत नहीं लिखा कि पाकिस्तान को पैसा न दें, चाहे अवाम तबाह हो जाएं। किसी ने दूसरे मुल्कों में जाके लॉबिंग फर्म हायर नहीं की अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए। किसी ने ये नहीं कहा कि सिविल नाफरमानी करें, किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानीज वापस ना भेजें। किसी ने, एक पार्टी ने किया सिर्फ, पीटीआई ने, और उसी पार्टी की बदकिस्मती से सबसे ज्यादा सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से है। थोड़ा सा ऐड भी कर लेती हूँ, आप इसको इस पे कमेंट कर लीजिएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो आज हुई है, वहां से भी एक रिस्पॉन्स है, या ऊपर अभी बात हुई कि वो कहाँ मुफाहिमत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने अवाम को इलेक्शन का फोरम दिया है, इंतखाबात का जो फोरम देना था, जो माहौल देना था, इससे ज्यादा उनका किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर बदकिस्मती से कुछ मफाद
परस्त अनासिर जो हैं वो सियासी अदम इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज रखे हुए हैं, मतलब वो सियासी अदम इस्तेहकाम ही चाह रहे हैं मफाद परस्त अनासिर। तो ये एक तरह से रिस्पॉन्स भी है जो कुछ इस वक्त पोस्ट इलेक्शन हो रहा है, या जो पोलिटिकल पार्टी जिस तरीके से बिहेव कर रही है। देखें, एक तो बहुत खुशाइंद बात है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने ये बात कही है। मैं बहुत इज़्ज़त और एहतराम से सिर्फ एक बात याद करवाना चाहता हूँ कि ये हक़ इंतखाबात का उन्होंने नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया। ये हमारा हक़ है, अवाम ने ख़ुद फ़ैसला किया है अपने आइन के ज़रिए कि हम इंतखाबात करवाएंगे हर 5 साल बाद इस मुल्क में, और हम हक़ हुक्मरानी हमारा है और हम मुंतखब करेंगे। उसमें रुकावट आती है, उस पर इल्ज़ामात लगते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी की, इससे भी ज़्यादा अच्छी की कि मफाद परस्त अनासर को इजाज़त नहीं देंगे, जो आपने अभी कहा है। तो मेरा सवाल ये है कि मफाद परस्त ये अनासर बनाए किसने? क्या आपने कभी अपने घर के अंदर भी झांका है कि वहाँ से क्या क्या किया गया पिछले 10-12 साल में? 75 साल को छोड़ दें, लोगों की इतनी मेमोरी नहीं है, और नई नस्ल की तो बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए पिछले 10 साल का सोच लें। कुछ ना करें, किसी को सजा ना दें। कैसे? मेरी तो जुबान पे छाले पड़ जाएं अगर मैं ये सोचूं भी कि किसी को सजा दी जा सकती, लेकिन सोचिए तो सही, कोई कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस तो कर लें। मेरी दरख्वास्त है, मुअद्दबाना दरख्वास्त है, अपने घुटनों पे झुक के दरख्वास्त कर रहा हूं कि कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर लें। जिनको मफाद परस्त अनासर कह रहे हैं उनको किसने बनाया? आज भी उनकी सबसे ज्यादा सपोर्ट कहां पे है? ठीक, और क्यों है? वैलिड पॉइंट सर, क्यों है ये? तो वाकई इसके ऊपर वो जो आपने कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की बात की है, सपोर्ट है नहीं है, कैसा है? शहजाद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ तो जब शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में खिताब किया तो उन्होंने 9 मई पर भी अपना एक सख्त मौक़िफ़ या वाज़ेह पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ सामने रख दिया। PTI को रिलीफ उस तरह नज़र नहीं आता जिस तरह वो करारदाद लेके जा रहे हैं। अभी मैंने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया की भी बात कर दी है। PTI ने भी दूसरी जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के लिए गैर लचकदार जो रवैया नजर आता है, अगर हम KP से CM की बात करें जिन्हें लगाया गया, या फिर असद कैसर साहब की तकारीर की बात करें, आपको लगता है मामला आगे बढ़ते? क्योंकि खुद वहां से कहा गया है जमहूरी इस्तेहकाम ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। ये इस्तेहकाम आपको दिखता है किसी को पहल करनी होगी तो कौन करेगा आखिर? हाँ, नहीं, मुफाहमत के ऊपर सवाल है या ये कि PTI के ऊपर सवाल अब हमने शिफ्ट कर दिया है? सर PTI है, जमात है, सर एक ही बात है, PTI मुफाहमत की बात करती है, मलोन जमात है जी। हाँ, तो वो 2-3 जगह असल में मसला मुझे हमेशा ये होता है अबसार साहब के बाद, क्योंकि इतने माशाल्लाह वो एनर्जेटिक गुफ्तगू करते हैं कि वो जो मजमून होता है, जो कि आपने, हम तो बहुत कमजोर नालायक किस्म के लोग हैं, साइंसदान भी नहीं है, तो इसलिए हमें मुश्किल ये पड़ती है कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए या अबसार साहब के जो इश्यूज हैं उनका कोई अहाता किया जाए, कौन सा सब्जेक्ट छेड़ा। बहरहाल 2-3 चीजें हैं। पहली बात, नैरेटिव का जिक्र हुआ। देखिए, नैरेटिव का तो हाल ये है कि हुकूमत भी आपकी, मीडिया भी आपका, मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन भी आपकी, हर चीज आपकी, और चैनल्स के ऊपर लोग बैठे हुए, और माशाल्लाह बड़े तजर्बाकार और दानिश्वर किस्म के लोग बैठे हुए, उसके बावजूद एक आदमी का नैरेटिव आपके ऊपर हावी हो रहा है। ये किस किस्म के ये मीडिया मैनेजमेंट है, या मीडिया के काबिल लोग हैं जो कि बैठे मीडिया में गुफ्तगू? समथिंग नॉट राइट। या आपका मैसेज ठीक नहीं है और उसका मैसेज आपसे बेहतर है, तो इसलिए आपको अपने मैसेज को बेहतर करने की जरूरत है, या आपके एवेन्यूज ठीक नहीं है जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं मीडिया मैनेजमेंट के अंदर, उसको बेहतर कीजिए, लोग बेहतर लेके आइए, ताकि बात की कोई क्रेडिबिलिटी बने और लोग आपकी बात के ऊपर यकीन करें। एक तो ये होगी। दूसरी बात, जहां तक आ गया खैबर पख्तूनख्वा का मसला, खैबर पख्तूनख्वा का मसला ये है कि मैं तो वाकई वहां पे भी जितनी रिगिंग हुई है, कल तो वो बैरिस्टर गौहर कह रहे थे पार्लियामेंट के अंदर कि इट वाज टू बिग टू रिग, लेकिन वो उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उधर भी सियासतदान, उधर भी पाकिस्तान के अवाम, अब मैं उनके वोट को कैसे कम जानूं उस वोट से जो कि बाकी सूबों के अंदर दिया जाता है, और मैं उन सियासतदानों को कैसे कम जानूं जो कि बाकी मुल्क से सियासतदान आते हैं। मुझे नहीं पता कि ये पाकिस्तान के बाकी सियासतदानों के अंदर ये इस किस्म की जो चीज़ें जो जिक्र किया अबसार साहब ने, ये एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं। आ जाते हैं आपके मुफाहमत के ऊपर। देखिए, मैं बुनियादी तौर पर समझता हूं कि PTI बिल्कुल मुफाहमत इस वक्त नहीं चाहती है, और उसकी वजह यह है कि वो अपने रवैये बदलने के लिए तैयार नहीं है। और रवैये क्यों बदलने के लिए तैयार नहीं है वो मैं भी ब्रीफली आपको बताता हूं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो अपनी खून बदलते नहीं है, वो अपनी खून न छोड़ेंगे। आगे से जवाब आता है हम अपनी वजह क्यों बदलें,
सुबह सर बन के क्या पूछें कि हमसे सरगरा क्यों हो। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब तक आपको मुफाहमत के लिए हर तरफ से तब्दीली की जरूरत होती है, और अगर वो समझते हैं कि मुफाहमत तगड़ों के साथ है, तो तगड़ों का जवाब तो आज एलामिया में आ गया, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर क्लियरली वाज़ेह हो गया। मैं बारहा जिक्र कर चुका कि मुफाहमत आपको अपने लोगों से करनी पड़ती है। सबसे पहले आप अपनी क्लास से तो मुफाहमत करें ना। जब तक आपकी सियासी मुफाहमत नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में मुफाहमत नहीं होगी, चाहे वो हुकूमत में है चाहे ऑपोजिशन में है, उस वक्त तक आपका धड़ा मजबूत नहीं होगा। जब तक आपका धड़ा मजबूत नहीं होगा, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस इसी तरीके से कायम रहेगा जिस तरीके से है, क्योंकि आपका बुनियादी मसला तो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस का है। अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो तो आपको अपना रास्ता बेहतर इख्तियार करना पड़ेगा और अपने धड़े को मजबूत करना पड़ेगा, जो कि आप कभी भी नहीं कर पाए। दूसरी बात, सियासत के अंदर टाइमिंग का बड़ी इंपॉर्टेंस है कि वक्त की अहमियत। अच्छा, आज अगर ये करना चाहते हैं एहतजाज, गवर्नमेंट से बात नहीं करना चाहते, तो हासिल क्या करना चाह रहे हैं? गंद डालना है, सियासत के अंदर डाल लीजिए। अच्छा, इस गंद डालने से हो सकता है कि अगली हुकूमत, जो हुकूमत है वो कह दे कि अच्छा हम तो अब नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं, 6 महीने में कह दे, साल में कह दे। तो आप जब तक आपके मारूजी हालात नहीं बदलेंगे, आप अगले इलेक्शन में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सही। तो आपको मारूजी हालात की तब्दीली का इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात, एक समझ और अकल की बात है कि इतने मुश्किल हालात के अंदर कोई हुकूमत को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब हो या PMLN हो, उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि ठीक है हम हुकूमत लेते हैं। अगर आपको इतना ही शौक है हुकूमत करने का और इनके फेलियर का, तो गिव देम टाइम टू फेल। उनको वक्त दे कि वो फेल हों, ताकि आपका नजरिया और मजबूत हो, आपकी जो सिंपैथी वोट है और मजबूत हो। आप जब आए साल बाद, 6 में 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, तो आप इतने जोर से आए कि आप फिर वाकई में अपनी जो इम्पैक्ट है उसको दिखा सकें। लेकिन मेरा अफसोस से कहना पड़ता है कि चूंकि वहां पे कोई गालिबन इस वक्त कोई सोच समझ वाला मुझे तो बंदा कोई ऐसा नजर नहीं आता, और वो लीडर जो बैठे हैं अंदर जिसको कुछ सोचना चाहिए, उसके अंदर कितनी समझ बूझ है, ये भी एक ओपन टू क्वेश्चन है। तो इसलिए ये तमाम चीजें मुझे बताती हैं कि नहीं, PTI की तरफ से कुछ मुझे उम्मीद नजर नहीं आती कि वो मुफाहमत की तरफ किसी भी शक्ल में जाने के लिए तैयार है। ठीक है इफ्तिखार साहब, मौलाना से बातचीत, अचकज़ई साहब को सदारती उम्मीदवार नामजद करना, PTI पीपल्स पार्टी नून लीग से बातचीत नहीं, शहजाद साहब कह रहे हैं वो मुफाहमत चाहते नहीं है, तो फिर क्या चाहते हैं? ये क्या उनकी बदनीयती नहीं है? 2-3 तरह की बातें एट अ टाइम कर रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? वो ये चाहते हैं कि इतवार को आप उनका मुजाहरा देखिएगा सारे पाकिस्तान। पहले हफ्ते को था, ये जो हफ्ता गुजर गया, अब आने वाली इतवार को है। वो ये चाहते हैं कि जो 2014 से जो तरीक़ाकार उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में राइज किया है उसी पे वो चलते रहें, दबाव के अंदर रखें हुकूमतों को। सर 2014 और 2024 में फ़र्क है, 10 साल बाद। आपके नज़दीक जो सपोर्ट सिस्टम था आपके नज़दीक वो आज भी है। आपके नज़दीक मैं पूछ रही हूँ, वो आज भी है? जी, मेरा ख्याल है उनका तो यही कहना है। उनका तो कहना है कि हमारे साथ बहुत से लोग अंदर ऐसे हैं, वो तो खुलेआम कहते हैं। सर ये अभी मैं जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हूँ, वहाँ कहा गया है गैर आईनी बेबुनियाद सियासी बात, जज्बाती इश्तियाल का सहारा ना लिया जाए। वहाँ से देखिए, हसन साहब ने आपको बहुत खूब जवाब दिया, और उन्होंने निशानदेही भी कर दी, और मैंने उसको बात को आगे भी बढ़ा दिया। हक की बात यह है कि डिजिटल मीडिया जो उनके हाथ में है वो इस हद तक इन्फ्लुएंस कर रहा है कि मेरा सगा भाई आफ्ताब अहमद आज मेरे पास आया था और मुझसे पूछा था भाई क्या होने वाला है। मैंने कहा अभी इसी हफ्ते सदर पाकिस्तान का इंतखाब होगा। अच्छा। तो उसने कहा आपको यकीन है सदर पाकिस्तान का इंतखाब हो जाएगा? ये सवाल जो 6 महीने पहले हमसे किया जाता था, क्या इलेक्शन हो जाएंगे? जब इलेक्शन होगी तो क्या हुकूमतें बन जाएंगी? जब हुकूमतें बन गई 4 सूबों में और वफाक में भी हुकूमत बन गई, तो ये सवाल किया जा रहा है क्या सदर पाकिस्तान मुंतखब हो जाएंगे? और हो जाएंगे यकीनन, और 100% हो जाएंगे। लेकिन तो फिर आपकी वही बात, 2014 वाला सपोर्ट सिस्टम फिर कहाँ है? तब तो ऐसी बातों के नताइज भी आ रहे थे ना, वो नताइज अब नहीं है। वो बिल्कुल है, वो है। अगर आपको जो बेल्स हो रही हैं वो नजर नहीं आ रही तो कमाल की बात है। आप फिर गौर से करारदाद लेके कौमी असेंबली गए हैं। करारदाद क्या मतलब, ये इस बात का जवाब मुझे देना पसंद करेंगे फवाद चौधरी साहब? हज़ारों लोग जेलों में हैं। आई चैलेंज यू मिस्टर फवाद चौधरी कि आप उन हज़ारों लोगों के नामों की फहरिस्त अगले 72 घंटे में जारी करें जो जेलों में, नाम, वल्दियत किस जेल में है। ये जो ब्लफ
खेल रहे हैं। चौधरी खुद जेल में ये ब्लफ, वो एक आदमी है ना, हजार तो नहीं। अगर उसने अपने आप को क्लेम किया कि वो एक आदमी हजारों के बराबर है, तो फिर तो वैसे ये बात है पिछले कई महीनों से कह रहे हैं, जमात की जाने से प्रॉपर लिस्ट जो है कभी भी नहीं आई, कभी भी नहीं आई। जब खुदा न खासा जब लोगों पे मरने की बात हुई तो 50 का दावा किया गया। औरतों के बारे में जिस तरह की गैर जमादाराना गुफ्तगू की गई, हमने उसको भी कहा, और आज भी मैं कहता हूँ। देखिए, लेकिन फिर वही बात जो अफसार साहब और शहजाद साहब ने की है, एक बयानिया तो है जिसको आज यहाँ भी एड्रेस किया गया है कि इस तरह की गुफ्तगू और इस तरह की बातों का सहारा ना लिया जाए जिनकी हकीकत ना हो। वहां तो वो ये बात दुरुस्त कही गई है ना, और उसके जवाब में जो कहा जाएगा वो भी आप सुन लीजिएगा। वो कहते हैं कि हम वोट चोरी करने वालों के साथ नहीं बैठेंगे। अभी गौर तलब बात है, वोट चोरी करने का इल्ज़ाम आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगा रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पे लगा रहे हैं, और मौजूदा हुक्मरान जो टोला है जिसमें तमाम सियासी जमातें उन पर लगाते हैं। तो फिर आप बात किससे करना चाहते हैं? तो हसन साहब वाली बात, ये बात आप उनसे करना चाहते हैं, तो उनके अंदर जो आपका ख्याल है कि एक सेगमेंट आपके साथ है, तो ऐसा नहीं होगा। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये अफ्रीका की कोई रियासत नहीं है। सर, तो मुफाहमत की तशरीह आपके नज़दीक मैं मुफाहमत की है कि हमारे आदमी को छोड़ो, सुबह उसको छोड़ो। हाँ, देखें, पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मरतबा एक चीफ मिनिस्टर किसी कैदी को मिलने के लिए तमाम प्रोटोकॉल के साथ जेल के अंदर गया, कम से कम मेरे इल्म में नहीं, नॉट टू माई नॉलेज, नॉट टू माई नॉलेज। और वो आदमी जो खुद 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है। माने ये बातें समझने और सोचने वाली हैं ना। देखिए, बयानिया क्यों तकवीत पकड़ रहा है, और ये जो जवाब देने वाले हैं इनको भी तो सोचना चाहिए कि बयानी की नोयत क्या है, किसकी नाअहली है। आप 9 मई से एक वाक़े को लेके चलते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आपकी प्रोसिक्यूशन अगर इस काबिल नहीं है तो उनके बयानी को तो तकवीत ये चीज़ देती है। अब उन्होंने एक चालाकी खेली है, 2 आदमियों जिनका कोर्ट मार्शल हुआ है उनके बारे में कहा कि हमारा इनसे कोई तल्लुक़ नहीं है। और बड़े मज़े की बात है कि आज ये जो उनकी जो सिस्टर हैं, उन्होंने जो बयान जारी किया, उसके नीचे जो नाम है जिस आदमी ने उनकी सिस्टर का वो बयान ट्विटर पे और फेसबुक पे डाला है, वही है जिसको वो कह रहे हैं हमारा उससे तल्लुक़ नहीं है। खेल बड़ी अच्छी खेल रहे हैं वो, इसकी उनको शाबाश देनी चाहिए, पूरे नंबर देने चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या पाकिस्तान की स्टेट यरगमाल बन जाएगी? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की स्टेट यरगमाल नहीं बनेगी। और वाज़ेह तौर पे कहा है कि 9 मई के मंसूबा साजों को कटहरे में लाया जाएगा। आज फिर ये कहा उनको आना पड़ेगा डायलॉग के लिए। देखिए, डायलॉग के बगैर नहीं चल सकते आप। डायलॉग वही होंगे उनके जहां उन्होंने करने हैं। नहीं, उनके साथ अगर वो करना चाहते हैं और अगर वो फरीक इनके साथ डायलॉग करना चाहता है तो मुझे एज ए पाकिस्तानी कोई इतराज़ नहीं है, बिकॉज उसकी वजह है मैं पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम इसलिए चाहता हूँ कि भाई मेरी रोटी का मसला है, मेरे बिजली के बिल का मसला है, मेरे सुई गैस के बिल का मसला है। भाई निज़ाम को चले, निज़ाम ऐसा तो निज़ाम नहीं चलेगा। यानी कि आप सर, उन्होंने कौन सा इलेक्शन किसी नारे पे लड़ा या किसी मंशूर पे लड़ा? इन्होंने बाबा उन्होंने कहा कि हमारा दोस्त खूबसूरत है, स्मार्ट है, हैंडसम है। नहीं, अब आपने सवाल किया तो जवाब ही दे दें। हैंडसम है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, कंप्रोमाइज़ नहीं करता, किसी के आगे झुकेगा नहीं। और ये अभी शेर पढ़ा मेरे दोस्त ने, पता नहीं मैं सर बकफ लड़ा दे किसी को, वो सर बकफ है। तो सर बकफ आदमी तो फिर इसी किस्म की बातें करता है। अब आपको इतराज किस बात? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से तो बात करेंगे सियासी नहीं बल्कि उस मामले पर जो हम सब से कहीं ना कहीं हर वक्त जुड़ा है और उस पर तवज्जो किसी की बिल्कुल भी नहीं है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पानी इंसान की बुनियादी जरूरत है और साफ पानी हर इंसान का बुनियादी हक है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जिनको पानी की किल्लत का सामना है। UNDP और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान 2025 तक पानी की शदीद किल्लत का शिकार हो जाएगा, यानी कि अगले साल तक। और अगर सूरत हाल ऐसी ही रही और कोई ठोस और अमली इक़दामात ना उठाए गए तो 2040 तक पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत से मुतासरा मुल्क बन जाएगा। WWF की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पानी की दस्तियाब मिक़दार 250 अरब क्यूबिक मीटर्स है, जिसमें से 90% ज़राअत, 4% सनत और बाकी 6% घरेलू इस्तेमाल के लिए है। यानी 250 में से सिर्फ 15 अरब क्यूबिक मीटर पानी घरेलू इस्तेमाल के लिए दस्तियाब है। मगर अलमिया ये भी है कि जो घरेलू पानी दस्तियाब है वो भी पीने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान में 96% शहरी और 89% देही आबादी को पीने के साफ पानी की सहूलियात ही मुयस्सर नहीं है,
जिसके बायस हज़ारों लोग, खासकर बच्चे, मुख्तलिफ वबाई और दीगर बीमारियों के बायस मौत का शिकार हो जाते हैं। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के तर्जुमान मोहम्मद सलीम के मुताबिक आलमी सतह पर रूनुमा होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मुल्क के पानी, सैनिटेशन और हिफ्ज़ान सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद खतरात लाहक हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने ये भी बताया कि हर साल करीबन 53,000 बच्चे अपनी 5 साल की उम्र को पहुंचने से पहले ही आलूदा पानी पीने से मौत का शिकार हो जाते हैं। मुल्क में पीने के साफ पानी की अदम सहूलियात के बायस 40% अमवात आलूदा पानी पीने के बायस हो रही हैं। चंद साल पहले तक मिनरल वाटर का इतना रुझान नहीं था। लोग घरों के नल से आने वाले पानी को ही पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, मगर अब घरेलू पानी ही जहर कातिल बन चुका है। पीने का साफ पानी कोई खुसूसी मरात नहीं है, बल्कि एक बुनियादी इंसानी हक है, मगर सद अफसोस के मुल्क की बेशतर आबादी को ये बुनियादी हक हासिल नहीं, तरजीह नहीं। रियासत और हुकूमत ये पहुँचाने में नाकाम है, तो क्यों? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, पाकिस्तान की 96% शहरी और 89% देही आबादी पीने के साफ पानी से महरूम, 40% अमवात आलूदा पानी के बायस हो रही हैं। तर्जुमान वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, साफ पानी की फराहमी रियासत की अव्वलीन तरजीह क्यों नहीं है? हसन निसार साहब, क्यों नाकाम है इसमें? आपके पता नहीं हक को ये वो, मैं इस पे हंस रहा था। देखिए ये हमारे हक की बात करें तो हंसते हैं। मेरा ख्याल है शराफिया भी हंसती होगी सर अवाम के इस पानी के हक की बात करने पे। अच्छा सुने ना, सुने मेरी बात सुन लेना पहले। अब आप अगर बात समझ नहीं आ रही तो मेरा तो कोई कसूर नहीं। अच्छा जी। ये हमारे ज़हीन, मेहनती, दयानतदार और वफादार अवाम के, उनके खैर खा सियासतदानों का कैमरा ट्रिक है। अभी कह रहे थे अपना सार साहब के सियासतदान को गाली देना आसान है। आसान नहीं है, असूली बात है। जिनके पीछे करोड़ों लोग खड़े हों उनको कौन डोमिनेट कर सकता है अगर वो हों? एनीवे, अच्छा 40% अमवात के बाद भी हम माशाल्लाह, हिकमत अमली क्या है हुक्मरानों की, उसकी दाद दें। आप क्रिटिसाइज करने बैठ गई हैं। 40% अमवात के बाद भी हम माशाल्लाह चश्मे बदूर 25 क्या अब 26 करोड़ होंगे, तो काफ़ी नहीं है। इससे कहते हैं पानी पिला पिला के मारना। ये यजीदियत का नया मॉडल है। कभी पानी बंद करके मारना, कभी पिला पिला के मारना। आप रो रही हैं 96% शहरी और 89% ये देहात दूसरी आबादी को। तो यहाँ तो आयशा, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये वासा की हर साल आती है रिपोर्ट। लाहौरिये हैं वो बेचारे, वो वासा की रिपोर्ट के मुताबिक वो आर्सेनिक मिला हर साल आता है। कितने फीसद आर्सेनिक होता है? और आर्सेनिक वो जहर है जिससे सेंट हेलेना में नेपोलियन बोनापार्ट को स्लो पॉइजन किया गया था। तो ये कातिल है। मेरी किताब का उन्वान है आदमखोर निजाम का नौहा। उसका पता नहीं 30वां एडिशन आने वाला है अब। आदमखोर निजाम का नौहा। ये आदमखोरी की किस्में हैं। इस मुल्क का सियासतदान सबसे बड़ा मुजरिम है जिसके पीछे अवाम खड़े हैं। 1 2 3 कितने फांसियां भाई? ठीक है, कैसे हो सकता है? लेकिन ये चोर होते हैं, ये मेहनती नहीं होते, ये ज़हीन नहीं होते, ये कमिटेड नहीं होते, ये फोकस नहीं होते, ये अवाम दोस्त नहीं होते। अभी रिसेंटली आबदा हुसैन का मैंने एक पुराना इंटरव्यू सुना है, कोई गुमनाम सा चैनल है, कि नवाज शरीफ का उसने शक्की और लालची बहुत है। लो, ये मैं नहीं कह रहा, उनकी साथी एक मोतबर खातून, एक संजीदा खातून कह रही है, तो मैं क्या करूं? ठीक है, इनके प्रोटोकॉल ये जो गया है अभी आपका निगरान वजीर आजम, मुझे बुलेट प्रूफ दे दें, फलाना दे दें। वो तू पहले की बुलेट प्रूफ फिरदा सी, और अगर तेरे को है बुलेट प्रूफ तो बहुत अच्छी गल है, नहीं है तो जा मौज कर। नहीं, इन्होंने अपने हिस्से की बोटी, छिछड़ा, हड्डी वो खानी होती है। इस बदबख्त कम्युनिटी ने गाली देना आसान नहीं, इसकी कीमत है, देता है आदमी। दुरुस्त। तफसील में मैं नहीं जाता चूंकि मेरी अपनी जात इन्वॉल्व है। ठीक हो गया, बात करते हैं। ठीक है। इफ्तिखार साहब, क्या वजह है, क्यों संजीदगी नहीं है? दोबारा नंबर्स दोहराए जाएं। जो 3 वजूहात, आबादी का बढ़ना है, फिर पानी ज़ख़ीरा करने की हमारे पास रिजर्वायर्स नहीं है उस तरीके से, और फिर जो ज़ेर ज़मीन पानी है बेदरग इस्तेमाल है। मुझे याद पड़ता है हम तो हैंड पंप और घर में चलने वाली मोटर से पानी इस्तेमाल करते रहे, बट अब बड़े शहरों में
इस्तेमाल का पानी मुयस्सर नहीं, पीना तो खरीद के ही पड़ता है। देखिए बात यह है कि एक संजीदा मसला है और एक प्रोग्राम में इसको 10-20 मिनट के लिए लाने का ये मतलब है कि जो जवाब हसन साहब ने दिया हम ऐसे जवाब दे के अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हट जाएं और तमाम बुराइयां पॉलिटिशियनों के मत्थे लगा के फारग हो जाएं, ये मुनासिब नहीं है। हमारे पास पॉलिसीज़ मौजूद हैं, पॉलिसीज़ होती हैं हर इदारे के पास। ये वासा की जो हवाला दे रहे हैं, हवाला की रिपोर्ट जो है वो किसी पॉलिसी के नतीजे में ही वासा ने वो रिपोर्ट तैयार की है ना, इसका मतलब ये उनके इल्म में है। अब ये हकीकत है कि यहाँ पे कोशिश की गई बड़े शहरों में पानी की फराहमी के लिए, उनके फ़िल्टर तक बंद हो गए पिछले 4 सालों में, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, वाटर लेवल नीचे चला गया। हमने इनसे कहा कि नहरों के गिर्द जो देही आबादियाँ हैं, नहरों के पानी को इस्तेमाल किया जाए प्योरीफाई करके उनको देने के लिए, इस पर भी कोई बात नहीं करता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो हमारे शहरों के अंदर पानी की सप्लाई की जो लाइनें बिछी हुई हैं वो उनमें से कुछ लाइनें तो 50-50, 60-60 साल पुरानी हो गई हैं, वो अंदर से इतना जंग आलूद हैं। उनमें से जो पानी निकल के हमारे घरों में आता है, खा वो टैंकियों का पानी हो, खा वो गहरे ट्यूबवेलों का पानी हो, उस पर भी हमें शक है, वो भी इस काबिल नहीं कि पिया जाए। मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं यही पूछने वाली थी, आपने पिछले 5 से 7 साल में कितनी एफर्ट देखी लाहौर शहर को ही लेके, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं चीज़ों से। एफर्ट हुई ना, हमने वो जो लगाए हर इलाके में वाटर के फिल्ट्रेशन प्लांट। एक हुकूमत आई 4 साल उस फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर्स ही चेंज नहीं किए गए, वो महकमे की जिम्मेदारी ख़त्म कर दी गई, वो बिल्कुल लावारिस हो गए, उनको कोई ऑपरेट ही नहीं कर रहा था। ये बहस मैं नहीं जानता था, ये हकीकत है जो आपने कहा। अब इस हकीकत को कैसे निपटा जाए, देखें जी, अशराफिया को भी रोल अदा करना चाहिए कि वो कुछ देहातों को अपने ज़िम्मे ले ले, कुछ सरकार को भी अपना जो पैसे हैं खुल के वादे तौर पे बताना चाहिए वो कितना पैसा इस पर खर्चेगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया। और जो रहा है ना हमारे अंडरग्राउंड वाटर अगर आपकी आबादी इसी तरीके से बढ़ेगी तो वो पानी जो है वो पिएगी, अंडरग्राउंड वाटर से लेगी ना। तो हमें ऐसे रिजर्वायर बनानी, बड़ी बड़ी झीलें बनानी चाहिए। हमारे पास 2 दरिया ऐसे हैं खाली रहते हैं, वो जब बारिशों का पानी आता है वो लबालब भर जाते हैं, हम उनको ही बड़ी झीलों में कन्वर्ट नहीं कर पाते। हम सूबों के दरमियान जो वीरान और बंजर इलाके हैं, जो ज़मीनें इस काबिल नहीं है, वहीं पे पानी अगर बारिश का रोक लें तो तब आपका वाटर लेवल ऊपर जाएगा। अगर वाटर लेवल ऊपर जाएगा तो आपको पीने का साफ पानी मिलेगा, वरना क्यों नहीं सर, यही तो सवाल है ना, तरजीह ही नहीं है। तो शायद कुछ सुन ले, और आप तो ये 2005 की रिपोर्ट है जब पाकिस्तान पानी की किल्लत का शिकार हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और अफसार साहब की राय शामिल करेंगे। आज भी लाहौर शहर में प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में 3 बड़े डैमों में औसतन 9% पानी जखीरा करने की सलाहियत है, जबकि दुनिया भर में ये औसत 40% है। शहजाद साहब, तरजीह क्यों नहीं की जब बात कर रहे हैं तो डैम एक ऐसा इशू है जो कि हमेशा नज़रअंदाज होता है। हमारी तरजीहात क्या दुरुस्त हैं? सियासी जमातों के मंशूर में भी साफ पानी की जो फराहमी अव्वलीन तरजीह नहीं है, आगाज कहाँ से होगा? मेरा ख्याल है कि पानी की बारी नहीं आती, इतने मसाइल और हैं, इस किस्म के मसाइल हैं कि उसके पीछे ही उलझे रहते हैं और पानी जो है वो बिल्कुल से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। इसमें एक बड़ा जो वो वजह है वो तो आबादी का एक बेहंगम, और जिस तरीके से आबादी बढ़ी है मुल्क की पिछले 60-70 साल के अंदर, वो भी एक अजीब सी चीज़ है। और उसके साथ साथ पानी ख़ास तौर पे वसीले एक वसीले के तौर पे, वसाइल के तौर पे वो उस तरीके से नहीं बढ़ पाया। हमारी जब हाईएस्ट जो स्टोरेज कैपेसिटी थी मुल्क के अंदर वो 135 मिलियन एकड़ फुट पानी हम स्टोर कर सकते थे हाईएस्ट, अब वो कम होकर 85 से 90 पे आ गई है। जब पाकिस्तान 1950 में 2-3 साल के बाद बनने के बाद उस वक्त हमारे पास फी कस जो पानी अवेलेबल था हर आदमी के लिए सालाना वो 1500 क्यूबिक मीटर होता था, कम होकर 900 पे आ चुका हुआ। और जब आप इस लेवल पे आते हैं तो जिस तरह आपने बताया कि एक खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। मसाइल क्या है? मसाइल ये है कि स्टोरेज हमने नहीं बनाई, जो पानी जब इस्तेमाल करते हैं उसको ज़ाया बहुत करते हैं। हमारा जिस तरीके से ज़राअत में पानी इस्तेमाल होता है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई फ्रॉम द डे वी स्टार्टेड और आज तक, और इस वजह से पानी सब का सब वहाँ पे ज़ाया होता है। फ्लड इरिगेशन करते हैं हम, उसको तब्दील नहीं कर पाए आज तक, उसके बढ़ गए आगे
बारिश जितनी होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग दुनिया भर में एक तरीका है, खासतौर पर उन ममालिक के अंदर जहाँ आबादियां बड़ी हैं और पानी, रेन जब बारिश का पानी है उसको किस तरीके से हार्वेस्ट करना है, पकड़ना कैसे, स्टोर कैसे करना है, और फिर इसको जेर जमीन चैनल्स के अंदर कैसे लीड इन करना है। ये है तरीका जो भारत ने अपने पानी के वसाइल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, और वो भी एक रीजनेबल लेवल के ऊपर उन्होंने सस्टेन कर लिया अपने। उनकी भी आबादी तो हमसे तो बहुत ज्यादा, तो लेकिन उन्होंने एक कैपेसिटी अपनी मेंटेन की इस तरीके से। पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर ना कभी सोच हुई, ना कभी ख्याल किया। ये वाटर बजाते खुद, ये पानी का जो इस्तेमाल, वाटर मैनेजमेंट, वाटर इंजीनियरिंग, ये एक बहुत ही कंप्लीट शोबा है। हमारे यहाँ तो इसको सोचा भी नहीं जाता। ये तो समझते पानी का मजमून मैंने क्या पढ़ना है, मैं तो पीएचडी करूंगा किसी और चीज में, इकबालियात में या फलसफे के अंदर। तो ये मसाइल है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुश्किल मुझे आज आपके इस सवाल के अंदर जो चीज लगी, वो देही इलाकों में इतनी बड़ी ये जो बीमारियां हैं, यानी देही इलाके वो इलाके होते थे जहां पर के हम ये इस किस्म के मसाइल कभी आज तक हमने सुने नहीं थे। वजह क्या है? ये लाइफस्टाइल जब बदले हैं ना, और आपने अपने घरों के अंदर गुसल खाने और लैट्रीन्स और ये बना लिए हैं, तो जो सेप्टिक टैंक और पानी पीने वाला जो है उनकी जब आपस में मिलावट होती है, उसके बाद वहां पर बीमारियां पड़ रही हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो गांव के रहने वालों का तरीका जिंदगी और होता था, अब वो बदलने के साथ साथ आपने उनके लिए सीवरेज का निजाम सही तरीके से नहीं बिछाया हुआ गांव के अंदर, और वहां पर हमारी 60% आबादी रहती है, इसलिए वहां पे मसाइल ज्यादा है। और ये जो हुकूमत है या कोई भी हुकूमत हो, उसको सबसे पहले इस पे फोकस करना चाहिए कि देही इलाकों के अंदर सीवरेज के निजाम को बेहतर किया जाए, बनाया जाए, उसको रखा जाए, ताकि उनकी सेहत का मामला जो है उसको बेहतर किया जा सके। अब साहब 2016 की पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेज की रिपोर्ट कहती है कि 1990 में पाकिस्तान स्ट्रेस लाइन पे चला गया था वाटर वाइज, और 2005 में किल्लत की लाइन अबूर कर गया। आज हम 20 साल बाद ये बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये हमारी तरजीह क्यों नहीं रहा मामला? वो सबने बताया तो है, वही वजूहात हैं। शहजाद साहब ने ख़ास तौर पे जो बात की है, हमारी प्रायोरिटी पे नहीं है, आता ही नहीं प्रायोरिटी पे, और प्रायोरिटी पे हमारे बड़े इश्यूज़ भी नहीं हैं। हमारे इश्यूज़ जो प्रायोरिटी है, जो पॉलिसीज़ हैं, वो तो एक शख्स के आने और जाने से बदल जाती हैं। कोई लॉन्ग टर्म ना सोच है, ना प्लानिंग है, ना स्ट्रेटजी है, तो यही होना है। और सबसे देखें, सब मसलों की जो जड़ है ना, वो दो मामलात हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अदम इस्तेहकाम। वो इस मुल्क में नहीं आया, ना आने दिया जाता है। उस वजह से किसी भी जगह पे ना ही कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है, ना ही लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। मसलन एक हुकूमत अगर आती है और वो कोई प्लान बनाती है जो 5 साल का या 10 साल का है, वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाती। अब ये बड़ा आसान है, मैं फिर कहूँगा, इस खौफ के बावजूद कि मेरे सीनियर हसन निसार साहब मेरी बात की तरदीद करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि सियासतदान को गाली निकालना आसान है। अब साहब कतई कलामी की माजरत, अगर छोटा सा सवाल है मेरा सर, छोटा सा सवाल ठहर जाए ना, सवाल मैं ले लेता हूँ आपका, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया था, और इस मुल्क के 75 सालों में से आधा वक्त डायरेक्ट मिलिट्री रूल रहा इस मुल्क में, जिन्होंने दूध और शहद तो छोड़े, पानी की नहरें भी नहीं बहा सके। मैं उस पर जो पंजाब के दरिया इंडिया को दे दिए गए उस पर मैं बात नहीं करता, जो मशरकी पाकिस्तान टूट गया उस पर बात नहीं करता, कारगिल वॉर के बाद इस मुल्क की जड़ें बैठ गई उस पर बात नहीं करता, लेकिन कम से कम इतना तो कर लें भाई, एक वजीर आजम इस मुल्क में तो होता हमारी तारीख में जिसको मुद्दत पूरी करने दी जाती, या मार्शल के जरिए निकाल दिया गया, या बिकाऊ जजेस के जरिए निकलवा दिया गया। और क्या हुआ इस मुल्क में? कौन सा वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी करके गया है? बता दें, एक बता दें, एक भी नहीं था। ठीक है नहीं होगा। अब आप सवाल पूछ रहे हैं अपने, छोटा पूछ। बस सर अब टाइम खत्म हो गया, मैं अपने सवाल को कमेंट के साथ छोड़ूंगी। आप चारों का शुक्रिया। क्या सियासतदान की जिम्मेदारी है या नहीं, अवाम भी तयन करें। पंजाब में 10 साल 2008 से 18 तक नून लीग की हुकूमत रही, और 2013 से लेके 2023 तक केपीके में 22 के अगस्त तक 23 की जनवरी तक, बल्कि करीबन 5 साल ही केपीके में पीटीआई की हुकूमत रही। क्या वहाँ के वज़राए आला और मिनिस्टर्स के लिए वाटर पॉलिसी बनाना, इम्प्लीमेंट करना जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं थी तो क्यों नहीं थी? और अगर आप एक पानी की पॉलिसी बना के नहीं दे सकते तो फिर आप क्यों इख्तियार लेते हैं? जाहिर बात है आप जिम्मेदार हैं आवाम को साफ पानी देने के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।